गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाइवर्जेंस क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डाइवर्जेंस क्या होता है। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन क्या होता है? इफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन f एज ए फंक्शन ऑफ x y z इज इक्वल टू f1 i cap plus f2 j cap plus f3 k cap is defined and differentiable at each point in some region of space, then the divergence of f is denoted by this divergence of f इस तरह भी लिखते हैं हम, और divergence of f इस तरह भी लिखते हैं, and defined as डो एफ वन बाई डो एक्स प्लस डो एफ टू बाई डो वाई प्लस डो एफ थ्री बाई डो जेड। ये हमारा कैसे आया? ठीक है, ये हमारा डेल ऑपरेटर है। ठीक है, डेल ऑपरेटर पे हमने ये वेक्टर फंक्शन को ऑपरेट करा दिया है, तो हमें कुछ इस तरह का डाइवर्जेंस ऑफ एफ मिल गया। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वो एक रीजन है। एक रीजन में आपको बहुत सारे वेक्टर्स डिफाइन किए गए हैं, उसमें से किसी एक वेक्टर का अगर वैल्यू f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप है, ठीक है, तो उस वेक्टर का हम डाइवर्जेंस निकालेंगे। डाइवर्जेंस मतलब वो वेक्टर्स कितना फैल रहा है एक पॉइंट के अलोंग, वो डाइवर्जेंस कितना डाइवर्ज हो रहा है, कितना वो वेक्टर फैल रहा है। ठीक है, तो इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा? द नेम डाइवर्जेंस इज वेल चूजन फॉर डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज मेजर ऑफ हाउ मच द वेक्टर वी स्प्रेड्स आउट। ठीक है, तो एक वेक्टर जो है वो अपने एक किसी पॉइंट से कितना स्प्रेड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। वेक्टर फंक्शन का जो वीडियो है फर्स्ट वाला, वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि एक वेक्टर फील्ड क्या होता है और वेक्टर पॉइंट फंक्शन में हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी वेक्टर को। ठीक है, तो स्प्रेड आउट डाइवर्जेस फ्रॉम द पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे ये डाइवर्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज और ए टैप। ठीक है, यहाँ पे टैप का मतलब हुआ अगर कोई पॉइंट है उसमें आप एक पत्थर मार देते हो, तो उसके बाद फिर जो एक पॉइंट के अलोंग जो वो डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अगर उस वेक्टर फंक्शन का हमें वैल्यू दे दिया गया है, तो हम निकाल सकते हैं कि डाइवर्जेंस कितना हो रहा है। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इसको देखिए, चलिए देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को। सो एज वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। ठीक है, तो अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे प्लस क्यू, तो प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ये जो डाइवर्जेंस हो रहा है किसी एक पॉइंट के अलोंग, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उसके बाद फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है वो चार्ज के पास बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक डाइवर्जेंस हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है वो नेगेटिव होगा और यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये बाहर जा रहा है। ठीक है, सो केस वन अगर हम डिस्कस करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं कि अगर वेक्टर है, ठीक है, इतना बड़ा वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड किस हिसाब से चेंज होगा? हियर डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो बिकॉज हियर द मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, दैट इज कांस्टेंट वेक्टर फील्ड। कांस्टेंट वेक्टर फील्ड का मतलब यहाँ पे देखिए ये एक रीजन है, ठीक है, इसमें सारा वेक्टर्स का जो लेंथ है वो सेम है। तो सारा वेक्टर्स का लेंथ अगर सेम है, तो वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, दैट इज कांस्टेंट वेक्टर फील्ड। फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज हियर द मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा वेक्टर है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ में बड़ा है, उसके बाद ये थोड़ा सा छोटा है, तो इस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे डाइवर्जेंस जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड हमारा जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वेक्टर है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और छोटा करते करते ऐसे ये यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए एक पॉन्ड है, पॉन्ड में अगर आप कोई भी स्टोन फेंकते हैं या पत्थर फेंकते हैं तो वो किस तरह से डाइवर्ज होता है, वो इस तरह से फैलते हुए जाता है, ठीक है, एज ए वेव। तो अगर हम इसको एक वेक्टर मान लें तो कुछ इस तरह से हमारा वेक्टर जाएगा, ये छोटा होते जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे होते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, फिर उससे थोड़ा सा कम, फिर उससे थोड़ा सा कम। तो पॉन्ड में भी जो है वहाँ पे भी अगर आप कोई स्टोन फेंकते हो तो जो वेव्स क्रिएट होता है उसको भी हम एज ए वेक्टर ले सकते हैं, एज ए डाइवर्जेंस। और अगर इस वेक्टर का हमें फंक्शन दे दिया गया है, वेक्टर फंक्शन, तो हम निकाल सकते हैं कि इसका कितना डाइवर्जेंस हो रहा है फ्रॉम पॉइंट दिस, इस पॉइंट से लेके कितना डाइवर्जेंस हो रहा है और कहाँ पे जाके हमारा डाइवर्जेंस खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि डाइवर्जेंस का एक्चुअल मीनिंग हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस में हमें दे दिया गया है कि डाइवर्जेंस निकालना है और हमें पता नहीं है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस में, तो देखिए उस क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे हो सकता है। लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन द ट्यूब एट पॉइंट पी एक्स वाई जेड, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड का वो है एज ए फंक्शन, वेक्टर फंक्शन दे दिया गया है। कंसिडर ए स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स विद इन द फ्लूइड। तो हम कंसिडर कर लेंगे कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है विद इन द फ्लूइड, within the fluid, then divergence of f measures the rate per unit volume. Divergence क्या measure करता है? Divergence of f measures the rate per unit volume at which fluid flows out of any given time. तो ये हमें बताता है डाइवर्जेंस की रेट पर यूनिट वॉल्यूम एट विच फ्लूइड फ्लोज आउट एनी गिवन टाइम। तो इसमें से कितना डाइवर्ज हो रहा है, कितना सारा वेक्टर्स इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को क्रॉस करके जा रहा है, तो हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा कितना डाइवर्जेंस हो सकता है। So here that is divergence measure the outward flow or expansion of the fluid from their point at any given time, ठीक है। तो कितना वेक्टर्स निकल रहा है वहां से, कितना डाइवर्जेंस हो रहा है, वो बताता है हमारा ये डाइवर्जेंस, ठीक है। सो यहाँ पे नोट पॉइंट है हार्मोनिक फंक्शन। इफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन सच दैट डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो, देन द फंक्शन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। इसको हम लैप्लासियन इक्वेशन भी बोलते हैं। एंड इक्वेशन डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो कॉल्ड ए लैप्लासियन इक्वेशन। लैप्लासियन इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर इज लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होता, ये आपस में डाइवर्जेंस ऑफ एफ इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक नोट पॉइंट है। और डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल स्क्वायर इंटू फाइव, ठीक है, अभी हमने देखा लैप्लासियन ऑपरेटर में। सो डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू नेगेटिव, देन v इज नोन एज सिंक फील्ड, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो v को हम सिंक फील्ड बोलेंगे, दैट इज वेक्टर लाइंस आर गोइंग इनवर्ड, ठीक है। वेक्टर लाइंस आर गोइंग इनवर्ड मतलब किसी पॉइंट के अलोंग वो वेक्टर लाइंस जो है वो इनवर्ड आ रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल टू पॉजिटिव, देन v इज नोन एज सोर्स फील्ड। सोर्स फील्ड मतलब एक पॉइंट है जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है या फिर कोई भी वेक्टर फील्ड निकल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सोर्स फील्ड। अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव हुआ तो दैट इज वेक्टर लाइंस आर गोइंग आउटवर्ड, तो वेक्टर लाइंस जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है, तो उसका डाइवर्जेंस हम बोलेंगे पॉजिटिव है। एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सोलेनॉइड वेक्टर क्या होता है। सोलेनॉइडल वेक्टर, a vector point function f is said to be solenoidal if divergence of f is equal to zero। तो अगर कोई f का फंक्शन हमें दे दिया गया है और बोला जा रहा है कि आप बताइए कि ये सोलेनॉइडल वेक्टर है कि नहीं, तो आप उसका डाइवर्जेंस निकालो और अगर वो जीरो के इक्वल आ रहा है तो वो एक सोलेनॉइडल वेक्टर है। सो गाइज यहाँ पे आके हमारा वीडियो एंड होता है और डाइवर्जेंस का सारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कर्ल क्या होता है, उसके बाद फिर और फर्दर डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। बाय बाय।